लो देखो, थर्मोडायनेमिक्स में कुछ था क्या? पहले थर्मोडायनेमिक्स फिनिश करते हैं। इलेवन से ना, 11, एक मिनट, 11 में डाउट है बेटा? देखो 11 क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर आपको दो कंटेनर, मतलब एक कंटेनर दिया है, बीच में पार्टीशन लगा रखा है। बीच में क्या लगा रखा है? पार्टीशन है। और बोला है कि पार्टीशन इज मूवेबल, फ्रिक्शनलेस एडियाबेटिक पिस्टन जो है आपका, ये मूव कर सकता है। इधर ये बी है, इधर ए है, इधर ये 22.4 लीटर, इधर 22.4 लीटर, ठीक है। फिर इन्होंने यहाँ पर क्या किया, इसको हीट देना स्टार्ट किया है। टेम्परेचर कितना दिया आपकी शीट में? 27273 पॉइंट है क्या? इतना आपको टेम्परेचर दिया हुआ है स्टार्टिंग में ना, और प्रेशर आपको 1 atm दिया हुआ है, ठीक है। अब हम लोगों ने यहाँ पर इसको स्लोली हीट करना चालू किया, लेफ्ट कंपार्टमेंट को, ठीक है ना। उससे क्या हुआ, यहाँ पर आपका जो राइट साइड वाला जो वॉल्यूम है ना, वो 1/8 हो गया। कितना हो गया? 1/8, यानी कि दिस इज 22.4/8। तो इसका वॉल्यूम तो आप निकाल ही लेंगे मेरे हिसाब से। टोटल 44.8 है ना, उसमें से इसको माइनस कर दो, तो इसका वॉल्यूम आपका आ जाएगा, कितना आ जाएगा? 44.8 माइनस 22.48। अब देखो जो प्रेशर इसका आएगा ना, वो प्रेशर इसका भी आएगा, ठीक है ना। तभी तो आपका पिस्टन रुकेगा बीच में कहीं जाके। अगर इधर प्रेशर ज्यादा हुआ तो उधर भागेगा, उधर ज्यादा हुआ तो इधर आएगा। तो ये स्टेशनरी सिर्फ तभी हो सकता है जब दोनों तरफ का प्रेशर क्या हो जाए आपका, सेम हो जाए। दोनों का प्रेशर हम लोगों ने क्या कर दिया यहाँ पर, सेम हम लोगों ने यहाँ पर कर दिया है, ठीक है। चलिए अब ये पूछ रहा है कि कितना प्रेशर आपका बी में हो जाएगा। तो प्रेशर निकालने का बड़ा आसान तरीका क्या है कि अगर हम लोग इस कंटेनर की बात करें ना, इस कंटेनर की, तो देखो इसकी जो वॉल्स है ना, वो कैसी दी गई है? एडियाबेटिक दी गई है। दिख रहा है सबको? वॉल्स यहाँ पर क्या दिया गया है आपको, यहाँ पर एडियाबेटिक आपको यहाँ पर जो है दिया गया है। तो यहाँ पर हम लोग क्या लगा सकते हैं, पीवी की पार गामा इक्वल्स टू कांस्टेंट हम लोग कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको P1 V1 की पार गामा बराबर क्या हो जाएगा, P2 इंटू V2 की पार गामा हो जाएगा। P1 आपको पता ही 1 है, V1 22.4 है, गामा पुट कर देना, P2 निकालना ही है, V2 इज 22.4/8 पावर गामा, P2 आ जाएगा क्या, ठीक है। फिर आपसे पूछ रहा है कि फाइनल टेम्परेचर कितना हो जाएगा आपका ए के अंदर। देखो अगर आपके पास P2, अगर आपके पास इधर P2 आ गया, तो आप क्या निकाल सकते हो फिर, इसका तो टेम्परेचर हम लोग निकाल ही सकते हैं ना। जब आपके पास P2 आ जाएगा, तो हमारा यहाँ पर T2 हमारा यहाँ पर ऐसे निकल जाएगा, ठीक है ना। T2 हमारा यहाँ पर ऐसे निकल जाएगा। अब हमको निकालना है कि पहले वाले का हमारा जो है टेम्परेचर क्या होगा, कैसे निकाल सकते हैं बताइए। तो देखो यहाँ पर आपका ये जो है पूरा, इसका मतलब बेसिकली आपका जो कंटेनर का जो वॉल है, वो तो हमारा क्या है, बेसिकली एडियाबेटिक है ना। इधर से हीट उधर हमारा ट्रांसफर नहीं हो सकता। तो यहाँ पर हम लोग क्या अप्लाई कर सकते हैं, इधर हम लोग लगा सकते हैं Q इक्वल्स टू 0। हाँ, यहाँ पर हम लोग क्या अप्लाई कर सकते हैं, Q इक्वल टू 0। किसके लिए अप्लाई कर रहे हैं हम लोग? बी वाले के लिए हम लोग अप्लाई कर रहे हैं। वैसे T2 तो हमारा यहाँ से भी निकल जाएगा, इसमें टेम्परेचर निकालने के लिए हम लोग, अच्छा यहाँ सीधा निकल जाएगा, जरूरत ही नहीं था करने का। ये T2 हमारे पास आ गया, ठीक है ना। P2 हमारा इसका भी आ जाएगा क्या, दोनों का सेम ही आएगा, ठीक है ना। तो सीधा हम लोग क्या लगा सकते हैं इसके अंदर, और V2 भी हमारा आ जाएगा। V2 कैसे निकालेंगे, उधर आ चुका है ना, 44.8 माइनस 22.4/8 आ जाएगा। तो P2 पता है और V2 पता है, तो हम लोग क्या निकाल सकते हैं, T2 निकाल सकते हैं। हो जाएगा सॉल्व, दिख रहा है V2 उधर से, 44.8 माइनस ऑफ 22.4/8। P2 दोनों का सेम आएगा इसी, ठीक है। फ्रिक्शनलेस पिस्टन है ना आपका, वो तभी रुकेगा आपके जाके जब दोनों का प्रेशर क्या हो आपका, सेम रहेगा। क्लियर है सब बच्चों को बात? 13। अब जब आपका T2 निकल गया ना, तो फिर तो एंथैल्पी निकालना बड़ा ही आसान है ना। सिंपल क्या लगा देंगे, एनसीपी डीटी। सिंपल क्या जाएगा यहाँ पर हमारा, एनसीपी डीटी से आंसर हो जाएगा। 14, 15, 16, 17,
18th 18th में कौन सा वाला पार्ट? ए वाले पार्ट में दिक्कत है। आइसोथर्मल वेपराइजेशन ऑफ द वाटर एट 100 डिग्री सेल्सियस एंड 1 atm। देखो आइसोथर्मल बेसिकली अगर हम लोग बात करें ना वेपराइजेशन ऑफ वाटर, तो ये इक्विलिब्रियम फिनोमेना है। 100 डिग्री सेल्सियस पे आपका स्टीम भी एग्जिस्ट करता है और साथ में पानी भी आपका एग्जिस्ट करता है ना। ऐसे लिखते रिएक्शन हम लोग H2O लिक्विड कन्वर्टिंग इनटू H2O गैस, ये हमारा रिएक्शन यहाँ पर बेसिकली हो जाएगा। क्या इसमें डेल्टा टी जीरो है क्या? बिल्कुल 100 डिग्री सेल्सियस पे होता है प्रोसेस हमारा, डेल्टा टी जीरो आ जाएगा। क्या इसमें डेल्टा यू जीरो है क्या? अब यहाँ ऐसा लगता है सर डेल्टा यू तो एनसीवी डीटी होता है ना, नहीं, बट वो आइडियल गैस के लिए लगता है ना। यहाँ पर तो फेस ट्रांसफॉर्मेशन है, यहाँ पर क्या हो रहा है आपका फेस ट्रांसफॉर्मेशन है, इसलिए यहाँ पर आपका डेल्टा यू जीरो नहीं आता है। ठीक है, हम लोगों ने क्लास में पढ़ा था ये टॉपिक लास्ट में फेस ट्रांसफॉर्मेशन में, उसमें आपसे कहा था कि आप डेल्टा एच निकालो। डेल्टा एच क्या आता था हमारा? एम इंटू एल, याद करो क्या आता था ये हमारा? मास इंटू लेटेंट हीट, और फिर इसके हेल्प से हम लोग डेल्टा यू निकालते थे, ये लगा के इससे हम लोग डेल्टा यू निकालते थे। इसमें डेल्टा यू भी नॉन जीरो आएगा, डेल्टा एच भी आपका नॉन जीरो आएगा, और क्यू जीरो कैसे आ सकता है? क्या बिना हीट के लिक्विड आपका गैस में कन्वर्ट हो जाएगा क्या? कभी नहीं, आपको लेटेंट हीट देना पड़ेगा। क्या देना पड़ेगा आपको? यहाँ पर लेटेंट हीट इसको सप्लाई करना पड़ेगा। और वर्क डन पी एक्सटर्नल इंटू वी टू माइनस वी वन, क्या जीरो आएगा क्या? नहीं, पी एक्सटर्नल जीरो नहीं है, वी टू माइनस वी वन जीरो नहीं है कि नहीं? बी वाला पार्ट क्या? पी एक्सटर्नल कहां पर आ रहा है? हाँ 180 में लेंगे ना, क्या दिक्कत है? बी सी डी 19th का, चलो 20th में बताओ बेटा कौन से पी क्यू आर एस में किसमें दिक्कत है? टी डी वाला प्लॉट डिफरेंट प्रोसेस दिया हुआ है, सीओडी दोनों। चलो पहले हम लोग सी वाले की बात करते हैं। सी वाले में हमको क्या दिया हुआ है? अच्छा इसमें ये इधर पी क्यू आर एस है, कहने का मतलब आपको आर पूछ रहे हो ना, मतलब आप आर हो जाएगा ना वो, इन फिगर 3 आर में दिया है ना। आर की हम लोग बात कर लेते हैं सीधा, ठीक है, जरा देखते हैं आर के अंदर। तो यहाँ पर आप देखो ये प्लॉट हमको कुछ कुछ ऐसा दिया हुआ है, इधर से ऐसे जा रहा है ना प्रेशर, तो इधर हमारा क्या है 1/v। प्रोसेस कैसा है हमारा? आइसो आइसो क्या है ये? आइसो बारिक है। और जब देखो यहाँ से यहाँ जाने पर 1/v बढ़ रहा है, 1/v बढ़ रहा है, तो v क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका? डिक्रीज हो जाएगा ना। तो यहाँ पर हम लोग बोल सकते हैं दिस इज आइसो बारिक कंप्रेशन, ये बोल सकते हैं इसके बारे में। ये हमारा आइसोबारिक कंप्रेशन हमारा यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है ना। अब जरा बताइए इसमें आपका हीट एब्जॉर्ब होगा क्या? हीट एब्जॉर्ब होगा क्या? उसको हम लोग निकाल सकते हैं किसके हेल्प से? एनसीडीटी की हेल्प से हम लोग निकाल सकते हैं। एनसीडीटी की हेल्प से हम लोग उसको निकाल सकते हैं ना, एन इंटू सी इंटू डेल्टा टी से उसको हम लोग निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर डेल्टा टी क्या आएगा? डेल्टा टी हमारा यहाँ पर क्या आएगा? नेगेटिव आएगा ना, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं कंप्रेशन हो रहा है ना, कंप्रेशन। तो प्रेशर तो कांस्टेंट रहा आपका, लेकिन वॉल्यूम कम हो गया। वॉल्यूम कम हो गया ना, पीवी बराबर एनआरटी में अगर आप प्रेशर कांस्टेंट कर दो और इस वी को डिक्रीज कर दो, तो टीबी डिक्रीज करेगा ना। तो क्यू हमारा जो आता है, क्यू हमारा आता है क्या? एनसी T2 माइनस T1, नेगेटिव आएगा ना। तो हमारा यहाँ पर बेसिकली क्या आ जाएगा? हीट तो बेसिकली यहाँ पर रिजेक्टेड होगा। क्या आएगा हमारा? हीट यहाँ पर रिजेक्टेड नेगेटिव आपका आ रहा है। वर्क डन की हम लोग बात करें तो वर्क डन कंप्रेशन करा रहे हैं, पॉजिटिव की नेगेटिव? पॉजिटिव आएगा ना। क्लियर है सब बच्चों को बात? पॉजिटिव आ जाएगा हमारा, ठीक है। तो वर्क इज डन ऑन द सिस्टम, क्या बोलना पड़ेगा उसको हमको? वर्क इज डन ऑन द सिस्टम हमारा आ जाएगा। इसके बाद हमारा इसमें क्या दिया है? इंटरनल एनर्जी चेंज, क्या जीरो हो सकता है क्या? नहीं होगा ना जीरो, क्योंकि एनसीवी डीटी होता है। डेल्टा टी हमको यहाँ पर साफ साफ दिख रहा है कि नेगेटिव आ रहा है ना, जीरो थोड़ी ना आ रहा है। वो तो सिर्फ जीरो कहां पर? जब आपका प्रोसेस क्या हो? आइसो थर्मल हो, है ना, वहां पर जीरो होता है ना। यहाँ पर नॉन जीरो आएगा, पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी है, वैसे नेगेटिव आएगा, बाकी जीरो तो नहीं आएगा। अच्छा डी वाले में दिक्कत है ना, मतलब एस वाला जो ऑप्शन आपको दिया है फिगर 4 जो दिया है, इसमें देखो एक बार
ये आपका पीवी प्लॉट दिया है, पीवी प्लॉट दिया है ना, इस टाइप से बनाया है, कुछ कुछ ऐसे नहीं, ऐसे बनाया है। क्लॉकवाइज है कि एंटी क्लॉकवाइज है? एंटी क्लॉकवाइज है ना, तो वर्क डन पॉजिटिव की नेगेटिव? पॉजिटिव आएगा। वर्क डन क्या आएगा हमारा यहाँ पर? पॉजिटिव हमारा यहाँ पर आने वाला है, ठीक है ना। तो अगर हम लोग बात करें हीट का, तो हीट हम लोग कैसे निकाल सकते हैं? तो देखो ये एक साइक्लिक प्रोसेस है, साइक्लिक प्रोसेस है, तो डेल्टा यू हमारा क्या हो जाएगा? जीरो। और ये किसके बराबर आएगा? क्यू प्लस डब्ल्यू के। क्यू किसके बराबर आएगा? माइनस ऑफ डब्ल्यू के। और वर्क डन हमारा कितना था? पॉजिटिव है, सही है ना। तो क्यू हमारा क्या आएगा? नेगेटिव आएगा। तो यहां पर हम लोग क्या बोल सकते हैं? हीट हीट इज रिजेक्टेड बाय द सिस्टम। हम लोग क्या बोल सकते हैं कि यहाँ पर भी हीट क्या होगा आपका? रिजेक्ट हमारा यहाँ पर होने वाला है। इंटरनल एनर्जी चेंज लिखा तो बोर्ड पे जस्ट अभी। डेल्टा यू क्या आएगा हमारा? जीरो आएगा ना, साइक्लिक प्रोसेस है ना, तो डेल्टा यू हमारा यहाँ पर क्या आ जाएगा? इसमें जीरो हमारा आ जाएगा। वर्क की बात करें तो वर्क डन, वर्क इज, हाँ वर्क इज डन ऑन द सिस्टम, ठीक है ना। इसे हम लोग देख सकते हैं ए वाले में। बेटा ए वाला इसका उल्टा कर दो। देखो इसमें देखो ना, एक बार देखो ध्यान से, ये लाइन कैसे दिख रही है आपको? स्ट्रेट लाइन पासिंग टू ओरिजिन है क्या ये? है ना, तो इसको हम लोग y बराबर mx का फॉर्मेट लिख सकते हैं क्या? तो लगाओ y बराबर mx, यानी कि y अपॉन x बराबर कांस्टेंट। तो y पे क्या है? p, x पे क्या है? 1 अपॉन v। तो p अपॉन 1 अपॉन v इज कांस्टेंट। तो pv बराबर कांस्टेंट, आइसोथर्मल बन गया ना। आइसोथर्मल बनते हुए हमारा डेल्टा यू जीरो हो जाएगा सीधा सीधा, ठीक है ना। और आइसोथर्मल में आप देख लो वॉल्यूम कम हो रहा है कि बढ़ रहा है? आइसोथर्मल आ गया ना प्रोसेस, इसीलिए। तो देखो 1 अपॉन वी घट रहा है तो वॉल्यूम बढ़ेगा, वॉल्यूम हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पर? बढ़ जाएगा, ठीक है। तो बढ़ेगा वॉल्यूम तो वर्क तो हमारा क्या आएगा? नेगेटिव, नेगेटिव आएगा ना हमारा वर्क डन। और और हम लोग बात करें इसका क्यू का, तो आइसोथर्मल जब होता है तो डेल्टा यू तो जीरो हो गया, तो क्यू बराबर नेगेटिव ऑफ डब्ल्यू होता है, तो क्यू हम लोग निकाल लेंगे। क्लियर? जब भी आपका प्लॉट एंड स्ट्रेट लाइन है, ध्यान रखना, आइडियल गैस वाला क्वेश्चन आप सॉल्व कर रहे हो, चाहे आप इसका क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो किसका? थर्मोडायनेमिक्स का, ध्यान रखना जब भी आपका प्लॉट में स्ट्रेट लाइन दिया जाए, समझ जाना कि हमको पहले उसका स्लोप निकालना होगा, ठीक है ना। स्लोप से हमारा आंसर आता है, चाहे अब आप ए वाले ऑप्शन की बात करो, ठीक है, सी वाले में तो साफ साफ दिख ही रहा था, जरूरत ही नहीं स्लोप निकालने का, स्ट्रेट लाइन दिया है पैरेलल टू एक्स एक्सिस। बाकी जैसे कि ए में आपको दिया हुआ है, तो क्या निकालना है हमको? स्लोप निकालना होगा। खत्म, थर्मोकेमिस्ट्री। अच्छा, नेक्स्ट टाइम सबके सब बच्चे थर्मोकेमिस्ट्री के डेफिनेशन याद करके आएंगे, पूछूंगा क्लास में, है ना। सारी जो आपको मैंने बताया क्लास में वो सब डेफिनेशन आपको याद कर। डेफिनेशन इन द सेंस ऐसे नहीं कि सर पूरा वो रट के आना है, ऐसे ऐसे से होता है, नहीं तोते की तरह ले द सेंस। हाँ, जैसे मैं आपसे पूछूं कंबशन कैसे डिफाइन करते हैं, आप बोलोगे जैसे कि सर एक मोल रिएक्टेंट होना चाहिए, एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन में जो रिएक्शन आता है उसको ऐसे आपको समझाना है, मतलब बेसिकली, ठीक है ना। कहां से करना था? 14, 14th। जो क्लास में बताया था यार ऐसे सवाल तो, ये तो किरचॉफ्स इक्वेशन है, डेल्टा एच एट टी टू बराबर डेल्टा एच एट टी वन प्लस डेल्टा आर सी पी इंटू टी टू माइनस टी वन। 500 पे निकालना है, 300 पे आप निकाल लो पहले, निकल जाएगा 300 पे। नहीं है तो मुझसे क्लास के बाद बता देना क्या किया तुमने एक बार। 15th। देखो बेटा पहली बात तो ये है कि आपको कैलोरीमीटर का सवाल दिया है ना, और इसमें क्या बोल रहा है कि जो कैलोरीमीटर सिस्टम है ना, कैलोरीमीटर सिस्टम उसका टेम्परेचर राइज कर रहा है। हम लोगों ने जब डायग्राम बनाया था तो मैंने आपसे कुछ ऐसे कहा था कि ऐसे आपका अंदर बॉम्ब होता है, ठीक है ना, और यहाँ पर आपका फ्यूल होता है, और यहाँ पर आपका एक कैलोरीमीटर सिस्टम पानी भरा हुआ रहता है जिसमें आपका थर्मोमीटर ऐसे होता है, ठीक है। तो अगर आपका थर्मोमीटर इसका कैलोरीमीटर सिस्टम का टेम्परेचर राइज कर रहा है तो क्यू कितना आएगा? पॉजिटिव कि नेगेटिव? नेगेटिव आएगा। आपको आगे समझाया था कि अगर कैलोरीमीटर का टेम्परेचर इसका टेम्परेचर बढ़ता है, इसका मतलब हीट यहां से बाहर गया है, तो क्यू हमारा क्या आएगा? नेगेटिव हमारा आएगा ना, डेल्टा एच नेगेटिव आएगा, डेल्टा यू नेगेटिव आएगा, सब हमारा नेगेटिव आएगा, बस उसको अप्लाई करना है।
पहली बात रही बात बॉम्बे कैलोरीमीटर की, तो आपका Q किसके बराबर आएगा, डेल्टा यू के बराबर आएगा, ठीक है ना, डेल्टा यू के बराबर आएगा। तो डेल्टा यू हमारा हो जाएगा सी डेल्टा टी बाई एन, है ना, हो जाएगा हीट कैपेसिटी इंटू डेल्टा टी बाई मोल्स। सी कितना दिया है इसका 17.7 किलो जूल, डेल्टा टी कितना दिया है 0.5, और कितना मोल लिया था आपने 0.16 ग्राम मीथेन, तो एक मोल का निकालना है ना, कितना जाएगा बताओ 16.16 बाई 16 कितना जाएगा, भैया क्या कर रहे हो ऐसा। अच्छा ये बताओ, ये कौन सी खतरनाक मैथमेटिक्स लगा रहे हो तुम इसमें, क्या कर रहे हो बताओ, मुझे समझाओ एक बार। हाँ 0.01 आ जाएगा सीधा, ये क्या है हमारा डेल्टा यू है, 2 से काट रहे हो उसको, आ जाएगा डेल्टा यू, ये नेगेटिव आएगा, क्या लेना है साइन इसका नेगेटिव, क्योंकि इसका टेम्परेचर राइज कर रहा है तो यहां से हीट बाहर गया है, तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। अब आपको निकालना है डेल्टा एच, क्योंकि कांस्टेंट प्रेशर पूछ रहा है ना, यानी कि डेल्टा एच निकालना है, तो कैसे निकालेंगे हमको बताइए, ठीक है ना। उसके पहले रिएक्शन लिखो डेल्टा एन जी निकालने के लिए, क्या बनेगा, अच्छा H2O का फेस क्या ले, तो देखो टेम्परेचर आपको 27 डिग्री सेल्सियस दिया है ना, 27 डिग्री सेल्सियस पे आपका H2O लिक्विड स्टेट में होता है, ले लो ऐसे, डेल्टा एन जी निकल जाएगा यहाँ से, ठीक है ना, माइनस का 1 आ जाएगा, माइनस का 1 नहीं माइनस का 2 आएगा, 1 माइनस 2 माइनस 1, क्लियर हो जाएगा सॉल्व। अभी थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान रखना यूनिटी के अंदर बैलेंस नहीं है, चलो बैलेंस कर दो, इसका फर्क पड़ेगा नहीं वैसे, फिर भी कर दो, H2 लिक्विड है ना। हाँ तो मैं क्या बोल रहा था, इसमें थोड़ा ध्यान रखना किसका यूनिट का, एक्चुअली क्या होता है ना कि डेल्टा यू मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस के अंदर, मैं क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ जो हमारे आते हैं ना एग्जाम में, वहां पर इसका यूनिट किलो जूल में दिया जाता है। हम लोग क्या करते हैं गड़बड़ी करते हैं कि यहाँ पर तो किलो जूल में पुट करते हैं इसको ऐसा कैसा, और फिर इसको किलो जूल में कन्वर्ट करना भूल जाते हैं, एक कॉमन मिस्टेक है, एक कॉमन मिस्टेक आपका ये है कि इसको तो हम लोग किलो जूल में ले लेते हैं और इसको किसमें निकाल देते हैं हम लोग जूल में पुट करते हैं, ऐसा नहीं करना है ना, इसको भी किलो जूल में कन्वर्ट करना है, ठीक है। दूसरा मिस्टेक करते हैं साइन के अंदर, इसके अंदर साइन में, जैसे कि यहाँ पर डेल्टा यू का साइन क्या आएगा नेगेटिव आएगा, ये गलती मत करना, एक कॉमन मिस्टेक है ना, और ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, इस साल ही पूछे गए, जेई मेंस की बात कर रहा हूँ मैं, ये जो पेपर है ना उसमें भी क्वेश्चन है इसके ऊपर, कैलोरीमीटर वाले सवाल है, कैलोरीमीटर पता नहीं किसका था, एक क्वेश्चन था 16th, एक मिनट 16th दिक्कत है, अच्छा टेम्परेचर फॉल कर रहा है इस बार, इसका टेम्परेचर फॉल कर रहा है, तो मतलब प्रोसेस हमारा क्या होगा एंडोथर्मिक हो जाएगा ना, भाई उसका टेम्परेचर कब फॉल करेगा जब हीट यहां से इसमें एंटर करेगा, तो हमारा प्रोसेस के लिए क्या हो जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा, तो इसमें तो फिर बनना चाहिए, यूनिट का गड़बड़ किया हुआ तुमने पता है मुझे। डेल्टा यू निकलेगा ना इस बार भी, सी डेल्टा टी बाई एन, सी कितना दिया है 1.25, डेल्टा टी इज 6, कितना मोल हो जाएगा 1 ग्राम में, NH4NO3 का मोलर मास कितना आ जाएगा निकालो देखें, 48 प्लस 4 52 52 और 28, 80 आ रहा है क्या 1/80 हो जाएगा ये, है ना। अभी किस में आया है किलो जूल में आया है, किसमें आया ये किलो जूल में आपका ये आया है, ठीक है। अब इसका डिकम्पोजिशन रिएक्शन भी आपको दिया हुआ है, तो दिक्कत ही नहीं है, डेल्टा एनजी कितना आ जाएगा 1, तो यहाँ पर डेल्टा एच बराबर डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी आर टी, तो यूनिट का ध्यान रखना बस किलो जूल में लिया है ना, तो कितना हो जाएगा ये आपका 1, आर का वैल्यू 8.3, टेम्परेचर कितना लेंगे, कहाँ दिया टेम्परेचर 300, बस यहाँ 1000 लगा देना, ठीक है।
दिखा नहीं आया तो मुझे बाहर तुमने क्या किया है। 17th देखो 17 में क्या बोल रहा है 0.821 लीटर आपको मिक्सचर दिया है इसका, और ये आपका प्रेशर टेम्परेचर दे, तो टोटल मोल निकाल लो। टोटल मोल आ जाएगा क्या, किसे निकालेंगे टोटल मोल, पी बी वाई आर टी से। प्रेशर पता है ना कितना है 1 एटीएम, 760 टोर मतलब कितना होता है 1 एटीएम, 760 बाय 760। वॉल्यूम कितना दिया है 0.821, 0.0821 इंटू 300 हो जाएगा। पर ये टोटल मोल आया ना, हमको तो क्या निकालना है परसेंट ऑफ CH4 निकालना है ना, तो उसके लिए CH4 का मोल भी हमको चाहिए। इसका मोल चाहिए हमको, उसके लिए इसने एक्सपेरिमेंट यहाँ पर कराया है, ठीक है ना। 1200 किलो कैलोरी पर केल्विन उसका आपको कंटेंट का वो दिया हीट कैपेसिटी, और 0.25 ये राइज हो रहा है। तो यहाँ पर हम लोग क्या निकाल लेते हैं, इसका क्यू निकाल लो, क्यू भी कितना आ रहा है, कितना हीट इवॉल्व कर रहा है बेसिकली। वो कैसे निकालते हैं, सी डेल्टा टी से, सिंपल। कितना आ जाएगा 1200 इंटू कितना राइज कर रहा है टेम्परेचर 0.25, 1/4 यानी कि 300 आ रहा है, इतना राइज कर रहा है, ठीक है ना। नेगेटिव है, ठीक है ना, फिर हमको जरूरत नहीं पड़ेगा नेगेटिव पॉजिटिव का, बट हीट इवॉल्व हो रहा है, कंबशन रिएक्शन है। अब ये बताना है आपको कि CH4 का मोल कैसे निकाले इस डेटा से, तो कैसे निकलेगा CH4 का मोल, बताओ, तुम बताओ, तुमसे पीछे बैठा जाओ, तुम बताओ कैसे निकलेगा CH4 का मोल यहाँ से, बताओ। होमवर्क नहीं कर रहे ना बहुत दिनों से तुम, बहुत महीनों से, हाँ, कब से नहीं कर रहा, बताओ होमवर्क, ईमानदारी से बताओ, कब से नहीं करा, दिन बताओ, 2 क्लास नहीं, दिन बताओ। अच्छा वेंसडे ना, आज के क्या चल रहा है आज, कितने दिन हो गए, लगभग 7-8 दिन हो गए ना। और उसके पहले शायद तुम्हारा पेपर भी था मेरे हिसाब से, तो उसके पहले भी तुमने क्या होमवर्क किया होगा, 8+2+ और 1 इधर कर लो, और सैटरडे तक ले लो, और 11 लगभग 11 डेज हो गए ना, 11-12 डेज, बहुत बढ़िया। अच्छा और पूछते हैं, देखें, तुम बताओ बेटा, सामने जो बच्चा बैठा है, हाँ अब तो इसे करते हो, बताओ तो ये बताओ कब किया है ना आपने, बैठो, तुमसे आगे जो बच्चा बैठा है बताओ कब किया था लास्ट टाइम होमवर्क, ईमानदारी से बताना ना, किसी को डांट थोड़ी ना रहा हूँ, ना किसी को मुर्गा बना रहे हैं यहाँ पर, ना क्लास से बाहर करे, अपनी ईमानदारी से आपको आंसर करना है। हाँ, क्यों नहीं किया लास्ट 2 क्लासेस, ये क्या हो गया था, बताओ। उसके पहले लास्ट टाइम होमवर्क कब किया था, मैं सिर्फ ये पूछ रहा हूँ, कितने दिन में बताओ यार, क्लास क्लास कैसे मत समझाओ, दिन बताओ, 5 दिन, 10 दिन, 15 दिन, 1 महीना, ऐसे समझाओ, थोड़ा समझ में कम आता है। 1-1.5 हफ्ता, हाँ, लगभग मतलब 9-10 दिन तो मान ही लेते हैं हम लोग ना। तो ये टॉपिक तो साफ हो गया फिर, तो मतलब हो गया साफ ही, तो और क्या है, तो एंड चल रहा है इसका बेचारे का तो। तुम पीछे जो बच्चा बैठा है सेकंड लास्ट बेंच पे खड़े हो, हाँ बताओ, सेकंड लास्ट बेंच, बताइए लास्ट टाइम होमवर्क कब किया था तुमने, हाँ, किया है पूरा होमवर्क, पक्का, झूठ नहीं बोल रहे ना, ये क्वेश्चन बना नहीं बना, ये नहीं बना, चलो बैठो तुम, इधर से तुम बताओ बेटा इधर से, हाँ, किया है पूरा होमवर्क, सही है, तुम तो करते हो होमवर्क, तो तुम बताओ तुम दोनों क्यों नहीं कर रहे हो ये होमवर्क, उधर से तुम भी बताओ बेटा, हाँ हाँ, कितना पीछे का, ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री कर रहे थे, वो कर रहे थे, क्या बोलते हैं, सॉलिड स्टेट कर रहे थे, आइडियल गैस पढ़ रहे थे, फिर अच्छा, इसमें थर्मोकेमिस्ट्री में एक बार भी होमवर्क किया है क्या, हम्म, इसमें आज एक भी क्वेश्चन नहीं किया सॉल्व, बैठो तुम बैठो, बेटा आप बताइए क्या है होमवर्क आपने, जो पीछे बैठे हैं आप, बैठो, क्योंकि तुम होमवर्क क्यों नहीं कर रहे हो भैया बताओ, भैया पता है 7-10 दिन, 10 दिन कितना लेक्चर हो गया लगभग हमारा, 3-4 लेक्चर तो ज्यादा 10 दिन में, और ये टॉपिक हमारे 6 लेक्चर का है, सिर्फ सिर्फ 6 लेक्चर का टॉपिक है हमारा ये, हाँ थर्मोकेमिस्ट्री बता रहा हूँ मैं, तो हमको उसका साथ लग जाए, बाकी अभी थर्मोडायनेमिक्स 2, एक वो अलग, वो एक अलग बात है, मेरे कहने का पॉइंट सिर्फ इतना सा समझो, हम क्या बताना चाह रहा हूँ, बताना चाह रहा हूँ कि 6 लेक्चर का टॉपिक है, 10 दिन से आप होमवर्क नहीं कर रहे हो, है ना, तो कितना लेक्चर निकल गया, 3-4 तो मान ही लो कम से कम,
है ना, 3-4 मान लो एवरेज भाई, ठीक है, छुट्टी उट्टी पड़ जाती है। तो अब ये तो टॉपिक तो साफ हो गया पूरा, हो गया ना क्लियर, तो बिल्कुल। फिर और अभी क्वेश्चन पूछे गए हैं, जेई मेंस में क्वेश्चन पूछे गए हैं अभी तो, क्यों नहीं करते होमवर्क? अच्छा, उन 2 क्लासेस में बताऊं, मैं ये बच्चा ऐसा है, मतलब पढ़ता है इसमें, इसके वो नहीं कर रहा मैं बेसिकली, ऐसा समझना कि मैं इसको टारगेट कर रहा हूँ, ये पढ़ता है होमवर्क, इसलिए मैंने इसको खड़ा किया है। हाँ, जो भी है ना। अब मेरी बात सुनो, ये मुझसे पूछा, क्लास छोड़ी ना इसने, मुझसे सर आज आप क्लास लोगे क्या? मैंने कहा हाँ लूंगा क्लास, है ना, और उसके बाद ही निकल गया क्लास से बाहर। ठीक है ना, आज की नहीं कह रहा, मैं पहले की बता रहा हूँ, सिलेबस तुमने आज पूछा है। बैठ जाओ, तुम भी बैठो। होमवर्क नहीं करोगे ना तो टॉपिक साफ हो जाएगा। और छोटे छोटे टॉपिक है ये, 6-6 लेक्चर के सारे, थर्मोडायनेमिक्स 1 6 लेक्चर का, थर्मोडायनेमिक्स 2 6, और थर्मोडायनेमिक्स 2 भी लगभग 6 लेक्चर में फिनिश हो जाएगा आपका। अगर आपने 2 या 3 टाइम भी होमवर्क नहीं किया तो ये मान के चलो कि आपका टॉपिक निकल गया 50% के आसपास तो। अच्छा, कैसे निकालेंगे इसका आंसर? ये हमारे पास क्या आ जाएगा, क्यू भी आ गया हमारा। अच्छा, किसने बनाया सवाल बताओ, बताओ बेटा कैसे बनाएंगे, खड़े होके बताओ। हाँ, ठीक है, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही बोल रहा है, बैठ जाओ। देखो यहाँ पर ये हमारा क्या है, ये तो इसका डेटा है इस रिएक्शन का। हमको 1 मोल का पता है, 1 मोल में कितना एनर्जी रिलीज होता है, ये ऐसे उल्टा लिख लो। 2 किलो कैलोरी एनर्जी कब रिलीज होता है, जब आप 1 मोल कंबस्ट कराते हैं। तो 300 कैलोरी में कितना आ जाएगा, निकाल सकते हैं ना, मोल होगा। बस थोड़ा ध्यान रखना, किलो कैलोरी है ना, क्या है ये आपका किलो कैलोरी, इसको थोड़ा ध्यान रखना है। इनटू क्या कर देंगे, 300, इतने मोल हमको क्या करने पड़ेंगे, लेने पड़ेंगे, किसके ये, सी एच फोर ही ना, CH4 के हैं। CH4 के मोल आ गए, टोटल टोटल मोल हमको ऑलरेडी पता ही है। परसेंटेज निकल जाएगा क्या, 18th, 19th, 20, 20 देखो बेटा एक बार, 20 में आपको पूछ रहा है एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ लिक्विड मिथाइल एल्कोहल। ठीक है, लिक्विड मिथाइल एल्कोहल। नहीं, जब उसने बात नहीं किया तो हम लोग नहीं लेंगे। हाँ, अगर वो क्वेश्चन में मेंशन करता कि आर ई इतना है, या आपको आर ई कैलकुलेट करना है, तो फिर हमको क्या करना पड़ेगा, वहां पर रेजोनेंस कंसीडर करना पड़ेगा। जैसे कि यही क्वेश्चन आपका ओवन में फिर आएगा, थोड़ा सा उसमें स्ट्रक्चर चेंज है, ब्यूटाडाइन है यहाँ पर बेसिकली, उसमें आपका क्या है, रेजोनेंस का डेटा उसने दे रखा है, तो हम लोग रेजोनेंस कंसीडर करते हुए आंसर निकालेंगे। नहीं दिया तो फिर हम लोग कंसीडर नहीं करेंगे ना। देखो इसमें कैसे करेंगे इसको सॉल्व, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ क्या निकालना है, मिथाइल एल्कोहल, तो ये आपका CH3OH लिक्विड। ठीक है ना, ये हो जाएगा। अच्छा, आप बताओ बेटा, खड़े होके बताओ क्या बनेगा इसका फॉर्मेशन रिएक्शन, फॉर्मेशन रिएक्शन क्या बनाओ, बताओ जल्दी बताओ। बेटा आप बताओ इधर से, सेकंड बच्ची जो बेटी इधर से, आपके पास में जो बेटी है, खड़ा करो, बताओ क्या बनेगा फॉर्मेशन रिएक्शन। हाँ, कार्बन +3, ये क्या बना रहे हो आप? फॉर्मेशन रिएक्शन की बात कर रहा हूं मैं, फॉर्मेशन रिएक्शन की बात कर रहा हूँ। भैया बहुत बुरी हालत है, मैं पूछता नहीं, उसका मतलब तुम कोई पढ़ते ही नहीं हो बिल्कुल ही। हाँ, आराम से बस चिल मार रहे हो, बढ़िया मौसम का मजा ले रहे हो। फॉर्मेशन रिएक्शन की कंडीशन क्या थी, स्टैंडर्ड सेट में एलिमेंट होना चाहिए ना, तो फिर क्या दिक्कत है, H2 लेंगे ना सीधा। बैठ जाओ, वैसे बड़ा अच्छा था ये, कार्बन +4H + 1 ऑक्सीजन।
हो जाएगा ये सवाल अभी। अब देखो ये हमारा फॉर्मेशन रिएक्शन लिखा है हम लोगों ने। क्या लिखा है हम लोगों ने? ये फॉर्मेशन रिएक्शन हम लोगों ने लिखा है। और यहाँ पर आपको एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ गैसियस एटम भी आपको दिया हुआ है। गैस में कन्वर्ट करने पर कितना हमारा बेसिकली यहाँ पर एनर्जी लगेगा फ्रॉम द एलिमेंट्स इन देयर स्टैंडर्ड स्टेट। स्टैंडर्ड स्टेट से उसको बनाने में कितना हमको एनर्जी लगता है, ठीक है ना। तो देखो यहां से अगर हम लोग सी गैस बनाते हैं, सी गैस कितना डेटा दिया हुआ है? 715 दिया हुआ है। और यहां से अगर हम लोग इसको 4H गैस में कन्वर्ट करते हैं तो एक एच का दिया है कितना? 218। तो 4 का कितना हो जाएगा? 4 इंटू 218। और इसको भी कर दो। हाँ बिल्कुल सही, 249/2 हो जाएगा। अच्छा इसको कन्वर्ट करेंगे तब क्या आएगा? ना स्ट्रक्चर तो बना लेंगे। क्या दिया हुआ है? हाँ आपको क्वेश्चन गैस में कन्वर्ट करना पड़ेगा ना। पहले क्या करना पड़ेगा? इसको गैस में कन्वर्ट करो, क्योंकि आपको पता है बॉन्ड एनर्जी सिर्फ कहां डिफाइंड है? गैसियस रिएक्टेंट के लिए डिफाइंड है। तो पहले यहां पर क्या लगेगा? डेल्टा एच वेपराइजेशन लगेगा। और अब आप बॉन्ड तोड़ सकते हैं। अब आपका एक गैसियस स्टेट में चला गया ना, तो साफ साफ दिख रहा है तीन तो बॉन्ड सी एच वाले हैं, एक बॉन्ड सीओ वाला है और एक ओ एच। निकल जाएगा ना स्ट्रक्चर से। 3 एप्सिलॉन सी एच प्लस एप्सिलॉन सी ओ प्लस एप्सिलॉन ओ एच। अब आपको ये निकालना है, डेल्टा एच रिएक्शन निकालना है। तो इन सबको जोड़ते हुए निकल दो। दिस प्लस 4 इंटू दिस प्लस माइनस ही आएगा और माइनस ही डेल्टा एच वेपराइजेशन आएगा। बहुत बुरा हालत तुम्हारी तो यार, इतनी मुझे उम्मीद नहीं थी। मैं तो बहुत अच्छा समझ रहा था, मतलब जब मैं दोबारा आया था कि काफी अच्छा हो गया मामला। और तुम सब आराम से बस नींद निकाल रहे हो अब तो बढ़िया। 21। देखो 21 में क्या दिया है? ये आपका CH2 है। ये किसमें कन्वर्ट हो रहा है आपका? CH2 CH2 पॉलीमराइजेशन हो रहा है ना बेसिकली। हमको एक मोल के लिए निकालना है, इसलिए हम लोग चाहें तो इस एन को हटा सकते हैं। एक मोल के लिए लिख लो आप सीधा सीधा इसको। बाकी हमको पता है पॉलीमराइजेशन में यहाँ पर एन पार्टिकल्स आते हैं। अगर हम लोग इफेक्टिवली इसका डेल्टा एच रिएक्शन लिखना चाहें इन टर्म्स ऑफ बॉन्ड एंथैल्पी, इन टर्म्स ऑफ बॉन्ड एंथैल्पी, तो क्या बनेगा? तो देखो यहाँ पर आप क्या बोलोगे? यहाँ पर आप एक पाई बॉन्ड तोड़ोगे, एप्सिलॉन सी डबल बॉन्ड सी प्लस 4 CH बॉन्ड, उसको लिख लेंगे यहाँ पर। ठीक है मैं लिख दे रहा हूँ, लेकिन नंबर दिमाग में है कि 4 CH बॉन्ड आएंगे। इधर देखो, इधर आपको क्या तोड़ना पड़ेगा? एक CC बॉन्ड तोड़ना पड़ेगा और 4 CH फिर से है, तो कैंसिलेशन हो जाएगा। अच्छा इसके अलावा कोई और नया बॉन्ड बन रहा है क्या? ध्यान से देखो। हाँ देखो बेटा, एक बॉन्ड और बन गया। ये CC बॉन्ड जो उधर बना है ना, ये आधा इसमें काउंट होगा। और ये जो CC बॉन्ड यहाँ बना है, ये आधा इसमें काउंट होगा। एक CC बॉन्ड और बन जाएगा। तो यहाँ पर क्या करना पड़ेगा? देखो ध्यान से क्या बोल रहा हूँ। एक तो दिख रहा था ना यहाँ पर, एक CC बॉन्ड दिख रहा है ना ये वाला, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है ना। इसके अलावा देखो यहाँ पर जो पॉलीमराइजेशन होता है ना, तो ये स्ट्रक्चर आपका इधर भी एक्सटेंड करता है, इधर भी एक्सटेंड करता है। तो इसके इधर भी तो एक CH2 यूनिट होगा ना। तो यहाँ पर जो कार्बन आ रहा होगा, उस कार्बन से इसका एक सिंगल बॉन्ड बन रहा होगा। लेकिन वो सिंगल बॉन्ड का पूरा इसका है क्या? आधा आधा बोलना पड़ेगा ना, कि आधा इसके पास जाएगा आधा इसके पास। सिमिलरली इधर भी ऐसा ही हो रहा होगा। ये जो सिग्मा बॉन्ड बन रहा होगा, तो आधा उधर आधा इधर। इफेक्टिवली एक नया सिग्मा बॉन्ड आपको और बन जाएगा ना, हाफ प्लस हाफ कितना? 1। तो यहाँ पर क्या बोलेंगे हम लोग? माइनस एप्सिलॉन CCO। समझने के लिए ये समझा रहे हैं, मैथमेटिकली बेसिकली वो हो जाएगा। आ रही बात समझ में? इफेक्टिवली हम लोग बोल सकते हैं कि ऐसा बोल सकते हैं। अभी से हमको पता है हाफ बॉन्ड कुछ होता नहीं दुनिया में, हाफ बॉन्ड जैसा तो कुछ चीज होती ही नहीं है ना। बस हम लोगों ने एनर्जी को कंसिडर कर लिया है कि इसके पास इतना आएगा। इफेक्टिवली तो क्या होगा? टोटल एनर्जी निकालना पड़ेगा और उसको हम लोग डिवाइड कर लेंगे एन से, तो अपने आप वो सेम बात आ जाती है। 22। P4 सॉलिड है, 4P गैस में कन्वर्ट कर दो। ठीक है ना? क्या बोल सकते हैं इसको?
कौन सी एनर्जी है, क्या सब्लिमेशन है, सब्लिमेशन है ये, एटमाइजेशन है, क्या है आपका ये, एटमाइजेशन है। व्हाट इज एटमाइजेशन, एक मोल स्पीसी को गैसियस एटम में कन्वर्ट करना है तो उसको बोलते हैं डेल्टा एच एटमाइजेशन। कैसे हिंट लगा, क्वेश्चन में दिया भी हुआ है, क्वेश्चन में आपको दो एंथैल्पी दिया है, सब्लिमेशन और एटमाइजेशन, आपको सिर्फ चेक करना है कि दोनों में से कौन सा होगा ये, तो कौन सा ये, एटमाइज। सब्लिमेशन क्या होता है, बिल्कुल सही, दिस इज डेल्टा एच सब्लिमेशन। अच्छा अब अगर मुझे यहां से यहां पहुंचना है तो फिर क्या होगा, अब ये भी गैस, ये भी गैस, तो इसको हम लोग बॉन्ड एंथैल्पी बोल सकते हैं ना। अच्छा P4 में कितने बॉन्ड होते हैं, 6 है ना, 3 तो ऐसे वर्टिकल है और 3 ऐसे आपके हैं, तो डेल्टा एच एटमाइजेशन किसके बराबर आएगा, डेल्टा एच सब्लिमेशन प्लस 6 एप्सिलॉन पीपी, आ जाएगा आंसर 23। अच्छा आप देखो रेजोनेंस एनर्जी की बात इसने कर दिया है, अगर इसे रेजोनेंस एनर्जी की बात कर दिया है तो फिर हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर रेजोनेंस कंसीडर करना पड़ेगा, तो रेजोनेंस कंसीडर कर लेते हैं हम लोग। देखो डेल्टा एच नॉट कंबशन का आपको डेटा दिया है ग्रेफाइट का, तो पहले हम लोग क्या करते हैं, कंबशन रिएक्शन लिखते हैं एक बार, यहाँ पर क्या हो जाएगा, सी सॉलिड प्लस O2 गैस गिव्स CO2 गैस, कंबशन रिएक्शन लिखते हैं हम लोगों ने, ठीक है ना। अब इसका मैं डेल्टा एच नॉट जो रिएक्शन है, एक तो हो जाएगा सीधा डेल्टा एच कंबशन के बराबर, है ना, इसके बराबर हो जाएगा ये डेल्टा एच नॉट कंबशन ऑफ द ग्रेफाइट। इसके अलावा हमको उसको बॉन्ड एंथैल्पी की फॉर्म में भी निकालना है, किसके फॉर्म में निकालना है, बॉन्ड एंथैल्पी की फॉर्म में निकालना है, तो उसके लिए पहले क्या करना पड़ेगा, इसको तो गैस में कन्वर्ट करो, क्या हो जाएगा, डेल्टा एच सब्लिमेशन एटमाइजेशन जो भी दिया है, एटमाइजेशन दिया दोनों सेम आएगा, इसको भी कन्वर्ट कर दो, बॉन्ड एंथैल्पी लगेगा ना, तो एप्सिलॉन ओ डबल बॉन्ड हो। अच्छा CO2 को क्या करें, कोई बच्चा बताओ जिसको कॉन्फिडेंस हो पूरा कि हाँ मैं बिल्कुल सही बोल रहा हूँ, हाथ ऊपर करके बताओ, बताओ आप बताओ, बहुत बढ़िया, आप ये बोल रहे थे, देखो बिल्कुल सही बोल रही है। अगर आप यहाँ पर ऐसे लिखते हो ना सीधा 2 एप्सिलॉन C डबल बॉन्ड हो तो ये गलत हो जाएगा, गलत क्यों हो जाएगा ये, इसमें रेजोनेंस है ना पहले से, उसने क्वेश्चन में बोल दिया कि रेजोनेंस है, तो पहले तो क्या करो, इसका रेजोनेंस तोड़ो, फिर तो क्या करो, इसका रेजोनेंस खत्म करो, इसको इस स्ट्रक्चर में कन्वर्ट करो। अभी ऐसे इसका स्ट्रक्चर ये नहीं है, अभी तो इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होगा जो ऐसे बन सकता है, जरा देखो, ये पाई बॉन्ड यहां से रेजोनेंस करेगा ऐसे, और ये नेगेटिव, तो ये O-O ऐसे बन सकता है, और और इधर से भी रेजोनेंस हो जाएगा तो ऐसा हो सकता है ना। तो ये हमारे पास जो स्ट्रक्चर बन रहा है, इनका नेट स्ट्रक्चर आपका एग्जिस्ट करेगा, इसलिए हम लोग क्या कर रहे हैं, पहले इसका रेजोनेंस खत्म कर रहे हैं। कैसे खत्म होता है रेजोनेंस, माइनस का RE, क्योंकि रेजोनेंस एनर्जी रिलीज होती है, तो यहां से वहां जाएगा तो रेजोनेंस एनर्जी रिलीज होगा, उल्टा करने पर माइनस का RE, और अब आपका बॉन्ड बन चुका है। अब आप इसको इसमें कन्वर्ट कर सकते हैं, कैसे करेंगे, 2 एप्सिलॉन C डबल बॉन्ड हो, जब हम लोगों ने क्लास में किया था बेंजीन के अंदर, साइक्लोब्यूटाडाइन में हम लोगों ने किया था, समझा था मैंने आपको वहां पर, ठीक है, बस वैसा कर देना है। तो यहाँ पर आपका जो डेल्टा एच नॉट रिएक्शन है, इसको आप चाहो तो फॉर्मेशन से लिख दो, चाहो तो कंबशन से लिख दो, चाहे किससे लिख दो, आप इसको बॉन्ड एंथैल्पी की हेल्प से लिख दो। तो यहाँ पर हम लोग दो यूज करेंगे, वो दो कौन कौन से होंगे, एक तो कंबशन का डेटा दिया इसलिए, और एक बॉन्ड एंथैल्पी का। तो कंबशन में तो मुझे लग रहा है ऐसा कंबशन हो सकता है, इसका नहीं होगा, उसका नहीं होगा, तो सिंपल डेल्टा एच नॉट कंबशन किसका हो जाएगा, ये कार्बन ग्रेफाइट का। और अब इसको एक्सप्रेस करो इस तरीके से बॉन्ड एंथैल्पी को यूज करते हुए, तो पहले तो क्या आएगा, डेल्टा एच एटमाइजेशन एप्सिलॉन O डबल बॉन्ड हो, फिर माइनस साइन के साथ जाएंगे, तो माइनस का प्लस का RE, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, RE आ जाएगा क्या, 24 25, ठीक है। इसके अलावा क्या होमवर्क दिया था मैंने आपको, ये था ना, आप 24 25 को दोबारा एक बार सोल्व करो, नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। पेपर निकालो, पेपर कर देते हैं, नाटक मत करो अब, मजाक बना दिया पेपर का तुम लोगों ने।
हम्म 7 बनेंगे। एंथ्रेसिन का स्ट्रक्चर याद होगा ना आपको, 3 तो इसमें बनता है, फिर दो बनता है, 7 बनता है, कुछ ऐसा बनता है इसका स्ट्रक्चर। ठीक है ना। कोई सा भी एक बना दो आप, जो आपको स्ट्रक्चर अच्छा लग रहा है वो बना लो। नहीं नहीं, तीनों में होता है, तीनों में रेजोनेंस एंथ्रेसिन के अंदर। अच्छा, इसको थोड़ी ना, हमारा हमारा दूसरा पेपर था ना, कौन सा पेपर था हमारा तो, एंथूज वाला पेपर था। क्वेश्चन नंबर 1, पेपर नंबर 1 की बात कर रहा हूं। सेकंड, सिक्स्थ, सिक्स्थ वाला वेव फंक्शन वाला थोड़ी ना है सिक्स्थ यार। मेरे पास ऑर्डर चेंज कर दिया क्या? अच्छा, मेरे ये फिफ्थ है, सिक्स्थ वाला। देखो बेटा, सिक्स्थ में ना इसका आप जनरलाइज फॉर्मेट याद कर लो, आपको याद भी होगा मेरे हिसाब से। देखो क्या होता है ना, यहाँ पर आपका क्या आता है, आर की पावर एल, और यहाँ पर एक पॉलिनोमियल आता है जिसका डिग्री कितना आता है या ऑर्डर कितना आता है, एन माइनस एल माइनस 1, और आगे पीछे कांस्टेंट टर्म आती है बहुत सारी। ठीक है, उसको लिख नहीं रहा मैं, बाकी बहुत सारी चीजें यहाँ पर आती है, इसकी यहाँ पर एक ई की पावर माइनस आर का कुछ फंक्शन आता है, कुछ यहाँ पर कांस्टेंट टर्म्स भी आती है, हमारा कुछ कुछ ऐसा बनता है एफ ऑफ आर या एफ ऑफ सिग्मा, या तो एफ ऑफ आर आता है या फिर एफ ऑफ सिग्मा आता है, दोनों को हमको इस तरीके से सॉल्व करना है, सिग्मा दे या आर दे, सॉल्व बिल्कुल इस तरह से होते हैं। जैसे कि यहाँ पर आपको एफ ऑफ आर दिया है, ठीक है, सिग्मा दे तब भी हम लोग ऐसे करते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, सिग्मा की पावर एल और पॉलिनोमियल ऑफ सिग्मा ऑफ ऑर्डर एन माइनस एल माइनस 1। तो यहाँ पर आपका देखो आर का पावर 1 आ रहा है ना, तो एल कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, और पोलिनोमियल तो यहाँ पर दिख ही नहीं रहा मुझे कहीं पे भी, इसको दिख रहा है क्या पोलिनोमियल, तो एन माइनस एल माइनस 1 कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है ना, तो इसको यहाँ पुट कर दो, तो ये हमारा ये हो जाएगा, यहाँ पर 2p आ जाएगा 2p ऑर्बिटल। रेडियल नोड कैसे निकालते हैं, एन माइनस एल माइनस 1 से, कितना रेडियल नोड आ रहा है, 0, टोटल नोड कितना आ रहा है, टोटल नोड कैसे निकालते हैं, रेडियल प्लस एंगुलर नोड, तो एन माइनस एल माइनस 1 रेडियल नोड प्लस एल एंगुलर नोड, कितना जाएगा टोटल, एन माइनस 1। ठीक है, फर्स्ट सब्जेक्टिव ग्राफ वाला, इसी में पहले था फर्स्ट, सेकंड, देखो सेकंड में आपको क्या दिया है, आपको मैग्नीट्यूड ऑफ द नेट वर्क डन निकालना है, तो पहले ए बी का वर्क डन निकाल लो, पहले किसका निकाल लो, ए बी को, एन आर टी एल एन V2/V1 हो जाएगा, है ना, तो डब्ल्यू ए बी हमारा आ जाएगा एन आर 300, 300 दिया है ना, एल एन 2V/V यानी कि 1 2 हो जाएगा यहाँ पर, एल एन 2, है ना, माइनस के साथ आ जाएगा ये। ठीक है, फिर वर्क फ्रॉम बी टू सी आपको निकालना है। अच्छा, मैंने गलत पुट कर दिया यहाँ पर, ये आइसोबारिक है ना आपका, तो माइनस ऑफ पी इंटू 2V माइनस वी आएगा, यानी कि माइनस ऑफ पीवी आएगा। ठीक है ना, अब पीवी बराबर क्या होता है आपका, एनआरटी होता है, तो इसका वैल्यू कितना जाएगा, माइनस ऑफ एन आर 300, 300 दिया है ना, मोल आपको 1 दिया, ये ठीक है। वर्क फ्रॉम, अब हमको निकालना है बी टू सी वर्क डन, पर उसके लिए आपको पहले वॉल्यूम निकालना पड़ेगा, क्या निकालना पड़ेगा, वॉल्यूम निकालना पड़ेगा। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, पहले आप क्या निकालो, आपको टीडी दिया हुआ, देखो टीडी कितना दिया है हमको यहाँ पर, ये 75 दिया है ना, तो आप एडी वाला प्लॉट यूज करो पूरा,
एडी वाला प्लॉट यूज करो आप, और उससे वॉल्यूम निकलेगा हमारा। कैसे निकलेगा? ये प्रोसेस आपका एडियाबेटिक है, तो पीवी की पावर गामा बराबर कांस्टेंट लगाओ आप, ठीक है ना। तो यहां से हमारा हो जाएगा टी इंटू वी वन की पावर गामा माइनस वन, या टी डी वी डी कर दो, उधर कर दो, टी ए वी ए की पावर गामा माइनस वन, ठीक है। तो यहां से हमारा क्या हो जाएगा, टी ए पता है, टी डी निकालना ही है, वी डी, अच्छा टी डी भी दिया हुआ है, टी डी दिया हुआ है, तो यहां से हमारा ये भी दिया हुआ है वी ए, तो वी डी निकल जाएगा, क्या आ जाएगा हमारा, वी डी, ठीक है, निकल जाएगा। और वीडी जब निकल गया ना आपका, तो सवाल हमारा खत्म हो गया। क्यों? वर्क फ्रॉम बी टू सी कितना हो जाएगा, माइनस ऑफ एन आर टी बी या टी सी, टी बी या टी सी कुछ भी लगा लो आप, क्योंकि टेम्परेचर कांस्टेंट है। अच्छा टी बी और टी सी कैसे आएगा, टी बी और टी सी मतलब टी बी निकालो या टी सी, एक ही बात है, कैसे आएगा ना, आइसोथर्मल तो है, कैसे आएगा, मैं पूछ रहा हूँ टी बी या टी सी कैसे निकालोगे। देखो ध्यान से, ए टू बी जा रहे हैं ना, आइसोबारिक प्रोसेस है ना, वॉल्यूम डबल कर दिया, प्रेशर कांस्टेंट है, पीवी बराबर एनआरटी, देखो ध्यान से एक बार, प्रेशर तो कांस्टेंट है और इसको डबल कर दिया, तो टीवी डबल हो जाएगा, बिकॉज पीवी बराबर क्या होता है, एनआरटी होता है। ध्यान सुनो फिर से, पीवी बराबर एनआरटी है, पी को कांस्टेंट रखा और वॉल्यूम को वी से क्या कर दिया, टू वी, तो टी पे क्या फर्क पड़ेगा, डबल, तो कितना हो जाएगा ये, 600 हो जाएगा, कितना हो जाएगा ये, 600 आ जाएगा, एल एन वी सी बाय वी ए, या वी डी बाई वी ए की बात है, वी सी वी डी सेम ही है ना। और वर्क फ्रॉम सी टू डी कितना आएगा, 0, आइसोकोरिक प्रोसेस है ना, वॉल्यूम कांस्टेंट है, तो वर्क फ्रॉम सी टू डी इज 0, और लास्ट बच गया आपका वर्क फ्रॉम डी टू ए, एन आर डेल्टा टी अपॉन गामा माइनस वन, टी डी आपने ऑलरेडी पता ही है आपको, टी ए पता है, तो बड़ा आसानी से निकल जाएगा, सबका सम कर दो, आंसर आ जाएगा हमारा, हो जाएगा सॉल्व। पेपर 2 बताओ। तो प्लॉट वाले क्वेश्चन है ना, थोड़ा सा हमको अच्छे से प्रैक्टिस करना है ना, थोड़े से ऐसा लगता है कि यार बहुत सारी चीजें कहां से स्टार्ट करें क्वेश्चन को, लेकिन हो जाता है सॉल्व। फर्स्ट, सेकंड, फिफ्थ, बेटा इसमें जो स्टेटमेंट सही है ना, जैसे कि स्टेटमेंट नंबर बी है ना, इसको आप क्लास नोट्स में लिख लेना, जब भी आपको ऐसे स्टेटमेंट मिले ना, जो बेसिकली फैक्ट बेस्ड होते हैं ना, फैक्ट बेस्ड होते हैं हमारे, जो होता है उसमें क्या कर सकते हैं, उसको आप क्लास नोट्स में लिख लिया करो, ठीक है ना, जिसको लिख लेना क्लास नोट्स के अंदर आप। अच्छा ये सी वाला तो आपको मैंने बताया था, मेटल एक्सेस डिफेक्ट जो होता है वो आपका क्या करता है, पी टाइप सेमीकंडक्टर बन जाता है ना, और मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट हमारा एन टाइप सेमीकंडक्टर बन जाता है ना, वहां से ये दिया है क्वेश्चन, ठीक है। और ये एग्जांपल में रखना पड़ेगा आपका, एंटी फेरो का। इसके बाद आप आओ सीधा नाइन्थ, देखो पहला वाला आपको जो सॉल्यूशन दिया है ना, C2H5 Pr C2H5Cl, क्या सॉल्यूशन है, आइडियल सॉल्यूशन है, क्या है आपका ये, आइडियल सॉल्यूशन है, क्योंकि बिल्कुल एक जैसे फंक्शन आपको दिए गए ना, एक जैसे सॉल्यूशन जो क्या हमारे आइडियल बन जाते हैं वो, तो इसमें आप आइडियल वाली कंडीशन सारी अप्लाई करो, डेल्टा एच से क्या हो जाएगा हमारा, 0 हमारा यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है ना, और एजोट्रॉप नहीं बनाएगा ये, डेल्टा भी कुछ भी नहीं करेगा ये, ठीक है ना। ऐसे आप सेकंड वाले का चेक करो, CH3CO CH3 और C2H5OH का, इसमें H बॉन्डिंग टूटता है, टूटता है इसमें H बॉन्डिंग का, तो हमारा टूटता है, इथेनॉल में H बॉन्डिंग होता है ना पहले से ही, तो आप जब उसमें दूसरे को मिक्स करोगे तो उसका H बॉन्डिंग कुछ खराब होता है, खराब होने पर क्या करता है आपका वो, पॉजिटिव डेविएशन शो करता है, क्या करता है, पॉजिटिव डेविएशन शो करता है। थर्ड वाले में H बॉन्डिंग पहले नहीं होता है, एसीटोन में ऑक्सीजन है, CH3 में H है, पहले नहीं कर पा रहा, लेकिन मिक्सिंग करने के बाद क्या करेगा वो, H बॉन्डिंग कर देगा ना, तो यहाँ पर हम लोग H बॉन्डिंग करा सकते हैं इसमें, तो ये आपका क्या करेगा, ये नेगेटिव डेविएशन शो करेगा, क्या करेगा, नेगेटिव डेविएशन आपका ये शो करेगा, ऐसे आपको निकालना था इसको। बाकी फिर मैंने आपसे कहा भी था कि कुछ एग्जाम्पल आपको याद करने भी पड़ेंगे, है ना, कुछ एग्जाम्पल आपको यहाँ पर याद करने भी पड़ेंगे, जो मैं आपको क्लास में लिखवाए थे।
10th सेम, ये तो और हो गया, बताओ। चलो क्लास नोट्स निकालो फटाफट, बहुत हो गया यार, ज्यादा डिस्कशन कर लिया आज तो हम लोगों ने, इतना डिस्कशन सही नहीं है। हम लोग कहाँ पहुंच गए थे? देखो इसके अंदर, हाँ इसमें देखो आप, द वैल्यू ऑफ लेटिस एनर्जी इज कैलकुलेटेड। लेटिस एनर्जी का डेफिनेशन सबको याद है ना? एक मोल आयनिक सॉलिड को गैसियस आयंस में कन्वर्ट करने में कितना एनर्जी लगता है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? उसको बोलते हैं लेटिस एनर्जी। ठीक है ना? एक मोल आयनिक सॉलिड को किसमें कन्वर्ट करना है? गैसियस आयंस में। लिखिए क्या लिखा है मैंने, वैल्यू ऑफ लेटिस एनर्जी is calculated with the help of the value of lattice energy is calculated, value of lattice energy is calculated with the help of, value of lattice energy is calculated with the help of Born-Haber cycle, with the help of Born-Haber cycle, Born-Haber cycle, BORNHABER, Born-Haber cycle। ठीक है ना? तो ये Born-Haber cycle क्या होता है उसको हम लोग एक बार देख लेते हैं। ठीक है ना? जैसे कि हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं हम लोग? Born-Haber cycle। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं AlF3 का, AlF3। ठीक है ना? तो कैसे लेटिस एनर्जी को निकाला जाता है उसको समझते हैं एक बार। AlF3, तो अगर आपको AlF3 फॉर्म करना है, आयनिक कंपाउंड अगर आपको फॉर्म करना है, ठीक है ना, और हम लोगों ने सबको कैसे लिया है? स्टैंडर्ड स्टेट में लिया है। स्टैंडर्ड स्टेट मतलब सॉलिड फॉर्म नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे? स्टैंडर्ड स्टेट। एल्यूमिनियम का क्या होता है? सॉलिड होता है, और फ्लोरीन का क्या होता है? गैस। कितना आएगा? 3/2 आपका यहाँ पर आएगा। ठीक है ना? अब हमको यहाँ पर निकालना है लेटिस एनर्जी। ठीक है, लेटिस एनर्जी चाहिए तो देखो, एक तरफ तो हमको चाहिए सॉलिड, वो आ रहा है, एक तरफ हमको क्या चाहिए? गैसियस आयंस हमको चाहिए। क्या चाहिए? गैसियस आयंस। तो AlF3 के अकॉर्डिंग हमको कौन कौन से आयन चाहिए? Al+3 चाहिए एक तो गैसियस, Al+3 गैसियस, और F- गैसियस हमको चाहिए, तो हमको बनाने पड़ेंगे। ठीक है, कैसे बनाए? देखो पहले तो इसको कन्वर्ट करो एल्यूमिनियम गैस में, क्या एनर्जी देना पड़ेगा? बहुत बढ़िया, डेल्टा एच सब्लिमेशन आपको यहाँ पर देना पड़ेगा। दिस इज डेल्टा एच सब्लिमेशन। ठीक है ना? उसके बाद एल्यूमिनियम+3 बनाना है, तो ये हो जाएगा आयनाइजेशन, इसको 1 बोल देते हैं। ठीक है ना? देखो आयनाइजेशन एनर्जी कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है नहीं कर रहा है? ये कर रहा है, गैसियस है, और किस में कन्वर्ट कर रहे हो? गैसियस आयन में कन्वर्ट कर रहे हो, सेटिस्फाइड डेफिनेशन। फिर ये हमारा हो जाएगा IE2। उसके बाद एक, अब तो एक हमारे पास आ चुका है एल्यूमिनियम+3। अब सिमिलरली हमको क्या चाहिए? F- हमको बनाना, F- गैसियस। कैसे बनाए? पहले तो इसका बॉन्ड तोड़ना पड़ेगा, है ना? तो कैसे तोड़ेगा बॉन्ड? एप्सिलॉन लग सकता है ना, गैसियस है, और इधर भी क्या है? गैसियस, तो बॉन्ड एंथैल्पी लगा सकते हैं हम लोग। कितना आ जाएगा? 3/2 एप्सिलॉन FF, 3/2 एप्सिलॉन FF लग जाएगा। उससे हमको 3F गैस मिल गया। और क्या बनाना है दूसरा? 3F- गैस बनाना है। इलेक्ट्रॉन का एंथैल्पी 3 टाइम्स ऑफ डेल्टा HEG। दो ये हमारा बन चुका है अभी, गैसियस आयंस आ गए हैं। और इन दोनों को अगर हम लोग ऐसे लिख लें या उल्टा लिख लें, इसको उल्टा लिख लो ऐसे, यहाँ पर हम लोग इधर से भी, इससे भी अगर हम लोग यहाँ पहुंच जाए, ठीक है ना, तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग? लेटिस एनर्जी बोल सकते हैं ना इसको। 1 मोल आयनिक सॉलिड है, गैसियस कॉन्स्टिट्यूएंट आयंस है, तो इसको क्या बोला जा सकता है? लेटिस एनर्जी इसको बोला जा सकता है।
ठीक है, तो बताइए रिलेशनशिप हमारा क्या हो जाएगा इधर, देखो इधर, इसको बोल देते हैं हम लोग डेल्टा एच रिएक्शन। डेल्टा एच रिएक्शन हमारा है, या डेल्टा एच फॉर्मेशन भी बोल सकते हैं, क्योंकि सब स्टैंडर्ड स्टेट में है अपने, किसमें ये अपने ये स्टैंडर्ड स्टेट में है। ठीक है, क्या हो जाएगा बताओ उसका वैल्यू। तो ऐसे चलना स्टार्ट करेंगे, पहले क्या मिला, डेल्टा एच सब्लिमेशन, आयनाइजेशन एनर्जी 1, अब इधर आ जाओ, फिर अब बताइए, अब हम लोग जा रहे हैं अगेंस्ट द एरो, तो माइनस का आएगा, तो माइनस का तो आ जाएगा, सॉल्व यहां से कर सकते हैं क्या, इस इंफॉर्मेशन से हम लोग क्या निकाल सकते हैं, लेटेस्ट एनर्जी निकाल सकते हैं किसका, AlF3 का। क्लियर है बच्चों को बात, चलिए एक बोन है पर साइकिल आप बनाइए। हाँ, इसको लिखने के बाद दोनों सही है, दोनों सेम आ जाएंगे अब किसके लिए, पर हर जगह सेम नहीं आता ना, ये हम लोग लास्ट टाइम बताया था क्या, हाँ लास्ट टाइम बताया था हम लोगों ने, सब आइटम के लिए नहीं आता है, कुछ जगह पे ये सेम हो भी सकता है, कुछ जगह पे सेम ना भी हो। निकले सब बच्चों ने MGO का, बहुत बढ़िया। लिख लिया, तुम बताओ, तुम आगे बैठ जाओ, बताओ क्या बना, डेल्टा एच रिएक्शन क्या बना, देख के बताओ। कितना, एक ही है, ठीक है, ठीक है, बिल्कुल सही है, जिन्होंने बनाया होगा उनका भी यही बना होगा मेरे हिसाब से, ठीक है ना। तो देखो ये हमारा MgCl2 है ना, MgCl2 सॉलिड, ये हमारा Mg सॉलिड प्लस Cl2 गैस, ठीक है ना, डेल्टा एच रिएक्शन कैसे बनेगा ये हमारा, सबसे पहले Mg गैस,
डेल्टा एच सब्लिमेशन। MgCl2 में आयन हमारा कौन सा है, Mg+2 है। Mg+2 और Cl-, 2 बार आयनाइजेशन करना पड़ेगा। अच्छा एक बार मुझे बताओ कि हम लोगों ने यहाँ डायरेक्टली क्यों नहीं किया ये, तो सॉलिड है ना वो, आप उसको I1 नहीं बोल सकते। I1 बोलने के लिए जरूरी था, हमारा गैसियस एटम होना जरूरी था, इसलिए पहले गैस में कन्वर्ट किया और फिर I1 बोला है, ठीक है ना। इसके बाद हमारा ये हो जाएगा Mg+2 गैस, दिस इज IE2, सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी। अब यहां पर आप आ जाइए, एप्सिलॉन Cl, ठीक है, और हमारा हो जाएगा इधर 2Cl-2 डेल्टा एच Eg, ठीक है। और फिर इधर से हम लोग क्या बोल सकते हैं, डेल्टा एच लैटिस एनर्जी, बन जाएगा ऐसे, ठीक है। और जब लास्ट में हमको रिलेशनशिप निकालना होगा तो हम लोग हैज़ लॉ अप्लाई कर देंगे, तो डेल्टा एच रिएक्शन किसके बराबर आ जाएगा, डेल्टा एच सब्लिमेशन प्लस IE1 प्लस IE2 प्लस एप्सिलॉन Cl प्लस डेल्टा एच Eg माइनस का डेल्टा एच लैटिस एनर्जी, ठीक है ना। इसको अप्लाई करके हम लोग यहाँ पर वैल्यू निकाल सकते हैं किसका, लैटिस एनर्जी का, ठीक है। तो ये हमारा छोटा सा मतलब बेसिकली 2-3 डेफिनेशन हमारे यहाँ पर था ना, उससे रिलेटेड है। आयनाइजेशन एनर्जी को उससे रिलेट कर लो, डेल्टा एच Eg से रिलेट कर लो, और फिर हमारा क्या जाएगा तीसरा, लैटिस एनर्जी, लैटिस एनर्जी। हाँ ट्रांसफॉर्मेशन भी हम लोगों ने लिया था यहाँ पर। अब नेक्स्ट हम लोग जो बात करेंगे ना, उसके अंदर भी हमारे 2-3 एंथैल्पीज हमारा काम आएगा ना, उसको हम लोग एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन बोल सकते हैं, एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन, ठीक है ना, एंथैल्पी ऑफ डाइल्यूशन, और बेसिकली हाइड्रेशन एंथैल्पी ऑफ द आयनिक सॉलिड। 3-4 एंथैल्पीज हैं, बिल्कुल एक जैसी चलेंगी चारों, थोड़ा थोड़ा सा इनमें डिफरेंस होता है, ठीक है। तो उसको हम लोग देखते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं हाइड्रेशन एंथैल्पी का। आपको पता है हाइड्रेशन एंथैल्पी का होता है, हाँ जो हम लोग पढ़ते हैं ना, आईयूसी में पढ़ते हैं केमिकल, उसमें हाइड्रेशन एंथैल्पी पढ़ते हैं हम लोग, उसमें केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ते हैं आई थिंक स्टार्टिंग। तो यहाँ पर हमारा क्या था, हाइड्रेशन एंथैल्पी, हाइड्रेशन, और आपने 12th में ही पढ़ा होगा जब आपको एप्लीकेशन ऑफ फजांस रूल बताते हैं, सोल्यूबिलिटी, ठीक है ना, डेल्टा एच, ठीक है ना। हाइड्रेशन एंथैल्पी की हम लोग बात करते हैं ना, हाइड्रेशन एंथैल्पी डेल्टा एच आई। तो क्या होता है हाइड्रेशन एंथैल्पी, द अमाउंट ऑफ एनर्जी, द अमाउंट ऑफ एंथैल्पी चेंज व्हेन 1 मोल ऑफ गैसियस आयन, 1 मोल ऑफ गैसियस आयन इज एडेड इन एक्सेस ऑफ वाटर। आप क्या कर दो, एक मोल गैसियस आयन को किसमें ऐड कर दो, पानी में, आप उसमें ऐड कर दो, तो उसमें जो आपका एंथैल्पी चेंज है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, हाइड्रेशन एंथैल्पी उसको हम लोग बोलते हैं। ध्यान रखना क्या बोला हम लोगों ने, कंडीशन क्या बताई यहाँ पर, गैसियस आयन कंडीशन हम लोगों ने दिया है, क्या दिया है, गैसियस आयन हम लोगों का यहाँ पर कंडीशन है ना। ऐसे नहीं कि सॉलिड ले लेंगे, क्या लेना पड़ेगा हमको, गैसियस हमको यहाँ पर लेना पड़ेगा, ठीक है ना। जैसे कि मान लीजिए कि आपका पास यहाँ पर क्या है, Cl- गैसियस की फॉर्म में आपका ये है, ठीक है। अब इसमें आप क्या कर दो, वाटर ऐड कर दो, तो इससे क्या हो जाएगा आपका ये Cl- एक्वस, ये बन जाएगा हमारा। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसमें जो भी एंथैल्पी रिलीज होगा उसको बोल दिया जाएगा डेल्टा एच हाइड्रेशन एंथैल्पी, इसका हो जाएगा ये Cl- का हो जाएगा, ठीक है। सिमिलरली सोडियम प्लस के लिए डिफाइन कर दो, तो ये हमारा हो जाता है Na+ एक्वस। और नोटेशन भी ध्यान रखना, कैसे नोटेशन चेंज हो रहा है आपका, इधर लिया तो गैस लिया है, खूब सारा वाटर डाल दे तो क्या हो गया उसका फॉर्म अभी एक्वस बन गया है, ठीक है ना। इसलिए हम लोगों ने यहाँ पर एक्सेस लिया, वाटर हम लोगों ने यहाँ पर लिया, इसलिए हमारा ये एक्वस फॉर्म में चला गया है। इसको बोलेंगे डेल्टा एच हाइड्रेशन एनर्जी ऑफ द Na+। अच्छा ये हाइड्रेशन होता क्या है, व्हाट इज हाइड्रेशन, एक बच्चा बताओ, समझा के बताओ थोड़ा सा, हाँ बताओ। अब मैं तो पूछ रहा हूँ हाइड्रेशन क्या होता है,
मैंने तो पूछा तो है नहीं हाइड्रेशन एंथैल्पी क्या होता है। तो सिंपली व्हाट इज हाइड्रेशन। देखो सुनो ध्यान से, बड़ा आसान है। देखो ये आपका Na+ है ना, आयन है आपका ये, और इसमें हम लोग क्या ऐड कर रहे हैं, वाटर ऐड कर रहे हैं। तो ये हमारा वाटर एक डाइपोल होता है, इधर डेल्टा नेगेटिव, इधर डेल्टा पॉजिटिव है। तो ये पानी इसको घेरता है ना, इस फिनोमेना को हम लोग बोलते हैं हाइड्रेशन, बिकॉज ऑफ द आयन डाइपोल इंटरेक्शन। बिकॉज ऑफ द आयन डाइपोल इंटरेक्शन, इस फिनोमेना का नाम हमारा क्या है, हाइड्रेशन है। इसका नाम हमारा क्या है, हाइड्रेशन। और इस फिनोमेना में जो एनर्जी रिलीज होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, हाइड्रेशन एनर्जी, हाइड्रेशन एंथैल्पी बोल देते हैं। एनर्जी रिलीज क्यों हो रहा है, क्योंकि देखो अपोजिट चार्जेस पास आ रहे हैं, है ना। ठीक है, करेगा सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी को डिक्रीज करेगा, तो एनर्जी रिलीज होगी, उसको हम लोग बोल देंगे हाइड्रेशन एंथैल्पी, हाइड्रेशन एनर्जी उसको हम लोग बोल देंगे। सबको बात समझ में आ गई क्या। तो लिखना इसके अंदर आप हाइड्रेशन एंथैल्पी के अंदर, इट इज द एंथैल्पी चेंज, इट इज द एंथैल्पी चेंज व्हेन, it is the enthalpy change when 1 mole of gaseous ions, it is the enthalpy change when 1 mole of gaseous ions, gaseous ions are dissolved in excess of, are dissolved in excess of water, are dissolved in excess of, ठीक है, it is always negative, it is always negative, it is always negative। ठीक है, लिख लीजिए। क्या बना लो। बहुत सारे कॉन्सेप्ट आपने पढ़े आईओसी में, हाइड्रेशन एनर्जी, फिर हाइड्रेटेड रेडियस, फिर उसके बाद कंडक्टेंस, वो सब इसी से हम लोग रिलेट करते हैं। आयनिक मोबिलिटी, क्या, हाँ ये उल्टा हो जाएगा, जब यहाँ Cl- आता है क्या करते हैं हम लोग, उल्टा लगाते हैं, ऐसा बना देते हैं इसको। ठीक है, ये हमारा छोटा सा एनर्जी कौन सा है, हाइड्रेशन एंथैल्पी। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन, एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन। लिखिए एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन। देखो यहाँ पर हम लोग क्या बोल रहे हैं, गैसियस स्पीशीज हम लोगों ने बोला हाइड्रेशन एंथैल्पी के लिए। सॉल्यूशन में हम लोग क्या लेते हैं, कंपाउंड हम लोग लेते हैं, क्या लेते हैं, कंपाउंड हम लोग लेते हैं। कि आपने एक मोल कंपाउंड लिया और आपने क्या कर दिया, उसको एक्सेस ऑफ वाटर में आपने ऐड कर दिया। अब एक्सेस ऑफ वाटर में ऐड करने का मतलब क्या होता है, इसको मतलब अगर हम लोग समझे एनर्जी की फॉर्मेट में, तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑफ एडिंग एक्सेस ऑफ वाटर। देखो होता क्या है ना, जब भी आप किसी कंपाउंड को वाटर में ऐड करते हो ना, ठीक है, तो वहां पर क्या होता है कि कुछ एंथैल्पी चेंज होता है। ठीक है ना, अब एंडोथर्मिक हो एक्सोथर्मिक हो उससे मतलब नहीं, कुछ ना कुछ एंथैल्पी चेंज आपका आएगा। हम लोग क्या करेंगे, उसमें और वाटर ऐड करेंगे कि जो भी एंथैल्पी चेंज आना है वो और हो जाए, और वाटर ऐड करो। जब तक हमको वाटर ऐड करना, जब तक हमारा क्या हो रहा है, एंथैल्पी चेंज हो रहा है, मतलब कुछ एनर्जी एब्जॉर्ब या रिलीज हो रही ना। एक पॉइंट ऑफ टाइम के बाद क्या आएगा, आप जब वाटर ऐड करेंगे ना, तो फिर उसमें अब एंथैल्पी चेंज होना बंद हो जाएगा, ना फिर एनर्जी रिलीज होगा ना एनर्जी एब्जॉर्ब आपका होने वाला है। तो उसको उस पॉइंट की हम लोग बात कर रहे हैं कि आपने इतना पानी ऐड कर दिया है कि जितना एंथैल्पी चेंज होना सब हो चुका है। अब ऊपर से ऐड करने पर कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। ये उस चीज को दिखाता है, एक्सेस ऑफ वाटर। यहाँ पर एक्सेस का मीनिंग ये नहीं है कि ये 1 मोल लेते 2 मोल ले लो, नहीं ऐसा नहीं है यहाँ पर एक्सेस का मीनिंग। ये एक ये दो ये नहीं है। यहाँ पर एक्सेस का मीनिंग क्या है
कि जितना ये एनर्जी रिलीज करने का पावर जो रखता है ना इसका 1 मोल, उतना वाटर इसको दे दो यहाँ पर आप, ठीक है, ताकि उसके हम लोगों ने ऐड कर दिया है कि अब क्या हो गया, आपका एंथैल्पी में चेंज होना ही बंद हो गया है, उसको बोलते हैं हम लोग एक्सेस ऑफ वाटर ऐड करना। तो लिखिए इट इज द एंथैल्पी चेंज, it is the enthalpy change, it is the enthalpy change when 1 mole of solute, it is the enthalpy change when 1 mole of solute is added in excess of water, is added in excess of water, is added in excess of water such that further change in enthalpy, such that further change in enthalpy, such that further change in enthalpy is not taking place, is not taking place on adding more water, on adding more water, ठीक है। अगर हम लोग उसको एग्जांपल समझे, जैसे कि मान लीजिए आपका ये क्या है C6H12O6, अभी आप लोग सॉलिड फॉर्मेट में ये, ठीक है ना। अब हम लोगों ने क्या कर दिया, इसमें वाटर ऐड करना चालू किया। वाटर कैसे ऐड किया है, एक्सेस में। एक्सेस समझ गया मीनिंग क्या है यहाँ पर, जितना इसका एंथैल्पी चेंज हो तब तक हम लोग वाटर ऐड करते जाएंगे, ठीक है। यहाँ पर आपका क्या बन जाएगा, ये C6H12O6 एक्वस आपका ही बन जाएगा। इसको हम लोग बोल देंगे क्या, डेल्टा एच सॉल्यूशन। किसका हो जाएगा ये, C6H12O6 सॉलिड, ठीक है। तो वो क्लियर है बात। अच्छा, अगर हम लोग मान लो आयोनिक कंपाउंड लें, तो जैसे हम लोगों ने यहाँ पर MgCl2 ले लिया, ठीक है। बताइए क्या बनेगा प्रोडक्ट। फिर से हम लोगों ने वाटर क्या लिया है, एक्सेस लिया है। ये हमारा वाटर, सर MgCl2 एक्वस क्या बनेगा, आयन बनेगा ना, आयनिक कंपाउंड है। जैसे पानी में ऐड करोगे ना, पानी आगे से घिर लेगा, जैसे यहाँ पर ऐसे सराउंड करता है, हाइड्रेशन हो जाएगा ना। तो ये क्या बनेगा आपका यहाँ पर Mg+2 एक्वस प्लस 2Cl माइनस एक्वस, ठीक है ना। आयनिक कंपाउंड ब्रेक करेगा ना अपने आयंस में, क्या बनाएगा आपका ये Mg+2 एक्वस प्लस 2Cl माइनस एक्वस। अच्छा, इसको क्या बोल देंगे हम लोग, डेल्टा एच सॉल्यूशन किसका, ये MgCl2 सॉलिड का है। अब मैं आपसे क्या पूछना चाह रहा हूं, मैं पूछना चाह रहा हूं कि जो हम डेल्टा एच सॉल्यूशन लिखा है, 1 मोल आयनिक सॉलिड हम लोग सॉलिड लिया हम लोगों ने सॉल्यूट, और उसको हम लोग वाटर में ऐड किया, 1 मोल सॉल्यूट को पानी में ऐड किया एक्सेस में। मैं इसको बेसिकली एक्सप्रेस करना चाह रहा हूं इन द फॉर्म ऑफ द हाइड्रेशन एंथैल्पी। हाइड्रेशन एंथैल्पी क्या करना पड़ेगा, परफेक्ट आंसर, थोड़ा सोच के आराम से थोड़ा सोच लो। सवाल ये है कि हम लोग इस डेल्टा एच सॉल्यूशन को एक्सप्रेस करना चाह रहे हैं हाइड्रेशन एंथैल्पी की फॉर्मेट में। बिल्कुल सही बोल, लेटेस्ट एनर्जी आपको देना पड़ेगा। देखो कैसे, क्योंकि हमको पता है कि हाइड्रेशन एंथैल्पी डिफाइंड कहां पर है, गैसियस आयंस के लिए डिफाइंड है ना। तो पहले आप गैसियस आयन तो क्रिएट करो। वो कैसे क्रिएट होते हैं, लेटिस एनर्जी की हेल्प से ना। तो जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर हम लोग बोले, इसको पहले क्या बना दो आप, Mg+2, क्या बना दो इसको आप, 2Cl माइनस गैस और Mg+2 गैस। तो 1 मोल आयनिक सॉलिड को गैसियस आयंस में कन्वर्ट करने की जो एनर्जी होती है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, लैटिस एनर्जी बोलते हैं। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, डेल्टा एच लैटिस एनर्जी। और अब आप देखो, आपको गैसियस आयन मिल चुके हैं, ठीक है, और आप क्या करा सकते हो, इसका भी एक्वस फॉर्म कन्वर्ट कर सकते हो। जैसे कि आप यहां से यहां जाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा, डेल्टा एच हाइड्रेशन एंथैल्पी किसका है, ये Mg+2 का है, ठीक है ना।
सिमिलरली यहां से वहां जाएंगे, इससे वहां जाएंगे तो दिस इज डेल्टा एच हाइड्रेशन एंथैल्पी ऑफ द Cl माइनस। क्लियर। और फिर से अगर हम लोग यहाँ पर हैज लो लगाते हैं तो इसको तो क्या बोलेंगे, डेल्टा एच नॉट एच सॉल्यूशन। ठीक है, तो डेल्टा एच सॉल्यूशन जो आ रहा है आपका किसका, MgCl2 सॉलिड का, वो बेसिकली किसके बराबर है, डेल्टा एच लैटिस एनर्जी प्लस Cl माइनस। ठीक है, और ये आपने पढ़ा था, हाँ ये पढ़ा था आपने किसमें, IOC के अंदर भी। वहां पर आपको क्या बताते हैं हम लोग कि अगर आपका लेटिस एनर्जी डोमिनेट करता है इसके ऊपर, हाइड्रेशन एंथैल्पी पर, तो कंपाउंड आपका इनसॉल्युबल होता है, क्योंकि बेसिकली वो एनर्जी वाइज अनफेवरेबल है हमारे लिए। देखो इसका मैग्नीट्यूड क्या होता है, पॉजिटिव, क्योंकि आप आयंस को दूर कर रहे हैं, तो ये एंडोथर्मिक प्रोसेस है, आपको एनर्जी बाहर से देना पड़ेगा। और इस फिनोमेना की बात करें इन दोनों के, तो हीट एनर्जी रिलीज होता है, हाइड्रेशन एनर्जी, तो इनका साइन क्या है, नेगेटिव आपका आ रहा है। हम लोग वहां समझाते हैं कि अगर ये ज्यादा हो जाएगा इनसे, मतलब पॉजिटिव वैल्यू ज्यादा हो रही है, तो डेल्टा एच क्या हो जाएगा आपका, पॉजिटिव हो जाएगा, तो फिर आपका वो इंसॉल्यूबल है, आपको क्या करना पड़ेगा, उसको गर्म करना पड़ेगा, तब आपका क्या होगा, वो डिजोल्व होगा आपका। और इसका उल्टा हो, मतलब हाइड्रेशन एनर्जी नेगेटिव ज्यादा आ जाए और ये आपका पॉजिटिव वैल्यू कम हो, तो फिर क्या होगा, वो अपने आप ही हो जाएगा, सॉल्यूबल हो जाएगा। आ रही बात समझ बच्चों को। तो ये भी थोड़ा आप यहाँ पर रिलेशनशिप ध्यान रखना, डेल्टा एच सॉल्यूशन को हम लोग बोलते हैं सम ऑफ द लैटिस एनर्जी प्लस हाइड्रेशन एंथैल्पी, सॉल्युबिलिटी के अंदर भी हम लोग इसको पढ़ते हैं। लिखिए। अच्छा, डेल्टा एच सॉल्यूशन किस किस पे डिपेंड करेगा, डेल्टा एच सॉल्यूशन किस पे डिपेंड करेगा, टेम्परेचर तो करना ही करना है ना, क्योंकि एंथैल्पी हमारा टेम्परेचर का फंक्शन होता है। किरचॉफ इक्वेशन हम लोग देख चुके हैं, डेल्टा एच आपका किसी भी T2 पे जो आता है वो डेल्टा एच एक T1 प्लस डेल्टा आर सीपी T2 माइनस T1 के बराबर आता है। उसके अलावा आप सॉल्वेंट क्या ले रहे हो, है ना, आप सॉल्वेंट क्या ले रहे हो, नेचर ऑफ सॉल्वेंट आपने क्या लिया है, पानी लिया है, अमोनिया लिया है, बेंजीन लिया है, एसीटोन क्या लिया है, उस पर डिपेंड करता है। नेचर ऑफ सॉल्यूट पे, कि आप किसको डिजोल्व कर रहे हैं, आप शुगर को कर रहे हो, आप ग्लूकोज को कर रहे हो, कि आप किसी और चीज को कर रहे हो, तो नेचर ऑफ रिएक्टेंट पे भी आपका क्या करेगा, डिपेंड करेगा। और क्योंकि ये तो एंथैल्पी है, तो एंथैल्पी तो हमेशा हमारा एक्सटेंसिव फंक्शन होता ही है, तो अमाउंट पे तो डिपेंड करेगा ही सही। आप 1 मोल अमाउंट डिजोल्व कर रहे हैं कि 2 मोल कर रहे हो, कि आप 3 मोल अमाउंट डिजोल्व कर रहे हो, उसको भी आपका क्या करेगा, ये साथ में डिपेंड करेगा। ठीक है, इसमें टेम्परेचर और अमाउंट तो हर जगह ही लगेगा, टेम्परेचर और अमाउंट तो आपका कोई सा भी एंथैल्पी हो आपका हमेशा आपका एप्लीकेबल होना ही होना है। ठीक है, तो उसको भी लिख लेंगे अभी हम लोग। मोस्टली वाटर के लिए यूज करते हैं, बाकी हम लोग सॉल्वेंट कोई सा भी ले सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर हम लोग बोलते हैं ना हाइड्रेशन, अब इसको हम लोग फिर और सॉल्वेंट के लिए डिफाइन कर दो, अमोनिया ले लो तो अमोनिएशन उसको बोल देते हैं। होता है लेकिन हमारे सिलेबस में तो काम नहीं आता है, होता सब है, सब कुछ अमोनिया में भी आप ऐड कर सकते हो ना, लेकिन हमारे सिलेबस में क्या मेनली काम आता है, पानी। जो हम लोग मोस्टली जो एक्सपेरिमेंट कराते हैं किसमें कराते हैं हम लोग, पानी के लिए कराते हैं। आप चाहो तो यहाँ पर वाटर के ऊपर ब्रैकेट में सॉल्वेंट भी लिख सकते हो, आपने लिखा ना एक्सेस ऑफ वाटर, उसमें आप क्या लिख लो, उसके ऊपर लिख लो सॉल्वेंट, मैं कोई सा भी सॉल्वेंट आप ले लो डेफिनेशन में, जहां पर वाटर वर्ड आ रहा है ना उसको सर के ऊपर लिख लो क्या, सॉल्वेंट। इसमें फिर लिखना आप फैक्टर्स अफेक्टिंग एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन लिखो, फैक्टर्स अफेक्टिंग, सबने लिख लिया ना ये, देखो फैक्टर्स अफेक्टिंग एंथैल्पी ऑफ
सॉल्यूशन, फैक्टर्स अफेक्टिंग एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन, उसमें लिखिए फर्स्ट फैक्टर्स अफेक्टिंग एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन, जो हमारा टॉपिक था, फैक्टर्स अफेक्टिंग एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन, उसमें लिखिए फर्स्ट टेम्परेचर, सेकंड लिखिए अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, ठीक है। फिर लिखिए आप नेचर ऑफ सॉल्वेंट और नेचर ऑफ सॉल्यूट, नेचर ऑफ सॉल्वेंट एंड नेचर ऑफ सॉल्यूट, ठीक है। चलिए क्वेश्चन सॉल्व करो अब आप, लिखिए क्वेश्चन। 4 ग्राम NH4NO3 सॉलिड, 4 ग्राम NH4NO3 solid was dissolved 4 gram NH4NO3 solid was dissolved forming 200 gram of aqueous solution, forming 200 gram of aqueous solution in open calorimeter, in open calorimeter। फिर से रिपीट कर रहा हूं, 4 ग्राम NH4NO3 solid was dissolved forming 200 gram of aqueous solution in open calorimeter. If heat capacity of calorimeter, if heat capacity of calorimeter, if heat capacity of calorimeter is 100 calorie per Kelvin, if heat capacity of calorimeter is 100 calorie per Kelvin and specific heat of water, and specific heat of water, and specific heat of water is 1 calorie per gram per Kelvin, and specific heat of water is 1 calorie per gram per Kelvin, and density of solution, and density of solution is 1 gram per ml, and density of solution is 1 gram per ml. Then find delta H naught solution, then find delta H naught solution NH4NO3 solid. If temperature falls by, find delta H naught solution NH4NO3 solid if temperature falls by 1.5 Kelvin, if temperature falls by 1.5 Kelvin। निकालो सब बच्चा आंसर। निकालो सब बच्चे। देखो बेटा क्या होता है ना, कैलोरीमीटर में आपके दो तरह के कंपोनेंट होते हैं ना। देखो एक तो होता है आपका पानी जो आप भरते हो उसमें, एक आपका खुद कैलोरीमीटर, खुद आपका जो इक्विपमेंट है वो भी तो अपना एक बेसिकली कुछ ना कुछ उसका भी हीट कैपेसिटी होगा। मोस्ट ऑफ द टाइम क्या करता है, आपको जो हीट कैपेसिटी दी जाती है वो कंबाइंड देता है। किस किसका कंबाइंड? पानी का प्लस आपका इक्विपमेंट कैलोरीमीटर, जो क्योंकि टेम्परेचर राइज दोनों करने वाला है या टेम्परेचर फॉल दोनों का ही करेगा एक साथ। तो यहाँ पर क्या होता है कि अगर कंबाइंड दिया है तो हमारा काम आसान होता है, सिंपल सी डेल्टा टी हम लोग लगा देते हैं। लेकिन अगर वो पानी का मतलब कैलोरीमीटर कंटेंट का हीट कैपेसिटी अलग से दे और कैलोरीमीटर का अलग से दे, तो हमें क्या करना पड़ेगा, उसको फिर
हमको ऐड करना पड़ जाएगा। तो यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, उसको ऐड करना पड़ेगा। तो यहाँ पर आपको देखो अलग अलग दे दिया है ना, कैलोरीमीटर का डेटा अलग दे दिया और उसमें जो पानी हमारा जो कंटेंट है उसका डेटा आपको अलग दे दिया। तो कोई दिक्कत वाली बात थोड़ी ना है, अल्टीमेटली निकालना तो हमको क्यू ही होता है, तो क्यू हम लोग निकाल देंगे। कितना आ जाएगा क्यू? तो जहां पर आपको स्पेसिफिक हीट दिया है वहां सीधा सी डेल्टा टी लगा दो, और जहां पर आपको स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी दिया है वहां क्या लगा दो, एम एस डेल्टा टी लगा दो। अरे बात समझ में? तो यहाँ पर ये किसके लिए लगेगा, तो यहाँ पर ये आप लगा रहे हैं फॉर कैलोरीमीटर के लिए। ये किसके लिए लग रहा है, कैलोरीमीटर का जो टेम्परेचर राइज हुआ है। और ये किसके लिए लग रहा है, कैलोरीमीटर कंटेंट के लिए। कैलोरीमीटर में आपने अंदर क्या भर रखा है, मोस्ट ऑफ हम लोग पानी भरते हैं, क्या भरते हैं हम लोग, वाटर हम लोग भरते हैं ना। तो ये किसके लिए लगाया है, फॉर कंटेंट। आपने कंटेंट क्या लिया है, कैलोरीमीटर कंटेंट ही बेसिकली। अब बेसिकली इसको हम लोग सिंपल वाटर बोल लेते हैं। क्या हमारा यहाँ पर ये वाटर। सबको इस बात समझ में आ गई क्या? तो अब हमारा सवाल हो जाएगा बड़ा आसानी से। जैसे कि हम लोग बात करें कैलोरीमीटर के लिए, तो कितना क्यू हो जाएगा, सी डेल्टा टी। सी कितना दिया है, 100 दिया है, और डेल्टा टी 1.5। ठीक है, और इसकी बात करें तो 100 दिया ना ग्राम, या 200 दिया था, 200 दिया है, और 1 कैलोरी इंटू 1.5। हाँ, ये आ जाएगा हमारा सीधा सीधा। तो यहां से हमारा क्यू का वैल्यू क्या आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 300 प्लस 150 यानी कि 450 यूनिट। क्या आ जाएगा इसका, कैलोरी है ना मेरे हिसाब से। आप जरा देखना यहाँ पर, आपसे मैंने ये कहा था कि ये तो हमारा किसके लिए है, ये हमारा कैलोरीमीटर की उसके लिए आया है। हम जो निकालते हैं डेल्टा एच सॉल्यूशन, उसका साइन डिपेंड करेगा कि आपका टेम्परेचर राइज कर रहा है कि फॉल कर रहा है कैलोरीमीटर का। तो यहाँ पर कैलोरीमीटर का टेम्परेचर क्या कर रहा है, फॉल कर रहा है। तो यहाँ पर डेल्टा एच का साइन क्या आएगा, दोनों आंसर आ रहे हैं, पॉजिटिव नेगेटिव। पॉजिटिव आएगा ना, अगर कैलोरीमीटर का कंटेंट देखो तो ध्यान से, इसका टेम्परेचर अगर यहाँ पर क्या कर रहा है, फॉल कर रहा है, तो हीट कहां जा रही है, सारी इसमें आ रही है ना, इसके लिए। तो इसके लिए आपका डेल्टा एच या क्यू कितना आ जाएगा आपका, पॉजिटिव आएगा ना। इसे ध्यान रखना है, कंफ्यूज नहीं होना है, बड़ा इजीली निकल जाता है। तो यहाँ पर हमारा साइन क्या आएगा, इसका पॉजिटिव आएगा। लेकिन ये हमारा जो क्यू आया है ये कितने ग्राम के लिए आया है, कितने के लिए, 4 ग्राम के लिए आया है ना। और ये हमको निकालना है डेल्टा एच नॉट सॉल्यूशन, तो 1 मोल के लिए डिफाइंड है। क्या करना पड़ेगा भाई, मोल करना पड़ेगा ना। तो यहाँ पर क्या कर दो आप, क्यू बाई मोल कर दो आप, ठीक है ना। तो कितना आ जाएगा ये, 4/80 मोल से डिवाइड कर दिया, 4/80। यहां से कितना आ जाएगा हमारा ये, 9000 कैलोरी, यानी कि 9 किलो कैलोरी। तो यहाँ पर हमारा जो एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन है कितना आ जाएगा इसका, 9 किलो कैलोरी हमारा आ जाएगा। ठीक है ना। चलो इसके आगे नेक्स्ट क्लास में देखेंगे हम लोग। होमवर्क क्या करके लेके आओगे, जरा शीट दो आपका। हाँ, रेस तो करना ही है। ओवन में कहां तक कर चुके थे, 5 तक हुआ है ना। तो 6 से लेकर के, 6 से लेकर के आप कर लो, हाँ 6 से लेकर कर लो, 18 कर लो। 6 से 18 प्लस 1 रेस। हाँ, रेस नंबर कौन सा था, 18 नंबर का रेस ना। एक काम करो, रेस सेंड दो आप 6 से लेकर के इसको करो 26 तक कर लो, 26, 6 to 26 O1। ठीक है ना। S1 में 2-3 सवाल डिस्कस नहीं किए ना, लास्ट दो, नेक्स्ट टाइम करके आना आप, ठीक है। और 6 to 26 है O1 के अंदर। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट टर्न पे।